ये अर्थ नहीं है, ये मेरी दुनिया है। मुझे इस दुनिया का भगवान बनने के लिए चुना गया था, लेकिन मुझे मिटाया जा सकता है क्योंकि मेरे जैसे 27 और भगवान हैं। इसीलिए मुझे उस दुनिया के लोगों की पहचान हासिल करनी होगी और उन्हें मुझ पर विश्वास दिलाना होगा। सिर्फ ज़्यादा बिलीवर्स बनाकर ही मैं इस डिवाइन सिलेक्शन कॉम्पिटिशन को जीत सकता हूँ, वरना मेरी किस्मत में सिर्फ मौत लिखी है। इस आदमी का नाम फैंग है। वो द साइलेंट वर्ल्ड नाम के एक गेम का टॉप प्लेयर है। गेम में उसने अपना सब कुछ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाने में लगा दिया और सेकंड रैंक वाले प्लेयर ऊचिया को एक ही मूव में हरा दिया और सारे अचीवमेंट्स अनलॉक करने वाला पहला प्लेयर बन गया। ये बहुत आसान है। सारे अचीवमेंट्स पूरे करने पर बधाई हो। बेटा सर्वर अब ऑफिशियली बंद हो गया है। द साइलेंट वर्ल्ड लॉन्च होने वाला है। प्लेयर फैंग, आप लाइव सर्वर के अर्ली एक्सेस के लिए एलिजिबल है। क्या आप गेम में एंटर करना चाहते हैं? फैंग एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता। वो कन्फर्म पर क्लिक करता है, लेकिन जब वो अपनी आंखें दोबारा खुलता है तो खुद को एक टूटे फूटे प्लाजा में खड़ा पाता है। मैं कहाँ हूँ? क्या ये सब सिर्फ एक सपना है? तभी एक आवाज़ उसकी सोच को तोड़ती है। कुछ ही देर में एक रहस्यमयी औरत उसके सामने आती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम अकेले नहीं हो जो यहाँ आए हो। क्या ये अर्थ है? लेकिन फैंग तुरंत इस ख्याल को झटक देता है, क्योंकि उसने ये जगह पहले भी कई बार देखी है। ये गेम का लॉस्ट कॉन्टिनेंट है। यहाँ मौजूद हर किसी में एक सच्चा भगवान बनने की क्षमता है। याद रखो, दुनिया सिर्फ एक गेम के अंदर नहीं होती। इस जमीन को कभी भगवानों ने छोड़ दिया था। उस प्लैनेट पर एक शानदार सभ्यता कभी आबाद थी। अलग अलग प्रजातियां कभी मिलजुल कर रहती थीं। अब आखिरकार नई जिंदगी का स्वागत करने का वक्त आ गया है। लॉस्ट कॉन्टिनेंट को एक ही मकसद के लिए बनाया गया था, ताकि उस प्लैनेट के लिए एक काबिल डिवाइन चुना जा सके। असल में ये बिल्कुल गेम की तरह काम करता है। वहां के रहने वालों से काफी विश्वास हासिल करो और तुम इस दुनिया के इकलौते भगवान बन जाओगे। अगर मैं हार मानने का फैसला करूं तो क्या होगा? अगर तुम अभी छोड़ देते हो तो तुम अपनी आम जिंदगी में लौट जाओगे और इस जगह के बारे में सब कुछ पूरी तरह भूल जाओगे। एक बार जुड़ने के बाद बीच में छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ दो ही एंड हो सकते हैं। या तो तुम पूरी तरह गायब हो जाओगे या फिर उस दुनिया के भगवान बन जाओगे। तुम्हारे पास अपना फैसला लेने के लिए अब 15 मिनट है। जल्द ही सिर्फ 27 लोग बचते हैं। फैंग तुरंत समझ जाता है कि ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें गेम के मैक्सिमम प्लेयर काउंट के हिसाब से इनवाइट किया गया है। ये बिल्कुल द साइलेंट वर्ल्ड की तरह काम करता है। एक छोटा जोन चुनो और डिवाइन सिलेक्शन की तरफ अपना रास्ता शुरू करो। लो, तुम पहले जाओ। जैसे ही वो कार्ड लेता है, उसे तुरंत उसके असाइन किए गए जोन में भेज दिया जाता है। लेकिन पहली बारी आने पर उसका चेहरा उतर जाता है। उसने कभी इतनी खराब किस्मत की उम्मीद नहीं की थी। उसने इंसेक्ट जोन ड्रॉ किया है, एक ऐसा जोन जिसका विन रेट सबसे कम है और वो सिर्फ कीड़े मकोड़े वाले क्रीचर्स को कंट्रोल कर सकता है। ये बदकिस्मती तो है, लेकिन दूसरे नज़रिए से ये अच्छी किस्मत भी है। ये जोन ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के एक दूर के कोने में है, जिसका मतलब है कि यहाँ रेयरली वॉर्स होती हैं, जिससे उसे ग्रो और डेवलप होने के लिए काफ़ी वक्त मिल जाएगा। उस हिसाब से इंसेक्ट्स के आसपास सिविलाइजेशन बनाना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। जैसे यहाँ रहने वाले फ्रॉग फोक को ही ले लो। लेकिन ट्राइब्स की इतनी बड़ी तादाद उसके सिरदर्द का कारण है। पहले टारगेट के रूप में उन तक पहुंचना मुश्किल है। 500 फ्रॉग फोक को हैंडल करना बहुत ज़्यादा है और उसके करंट फेथ पॉइंट्स सिर्फ 10 हैं, जो अच्छे खासे खाते पीते फ्रॉग फोक को मनाने के लिए बहुत कम है। उसे एक नया टारगेट ढूंढना होगा। जल्द ही उसकी नज़र लिजर्ड फोक के ग्रुप पर पड़ती है। वो भी कीड़े मकोड़े खाते हैं और बाकी क्रीचर्स के मुकाबले वो यहाँ बिना पानी के भी जिंदा रह सकते हैं। ध्यान से देखने के बाद फैंग एक जवान लिजर्ड फोक को बुरी तरह जख्मी हालत में देखता है और ये उसकी नज़र में आ जाता है। ये प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। उसे शायद किसी पावर स्ट्रगल में बाहर निकाल दिया गया था। वो जितना दुनिया से अकेला महसूस करेगा, उतनी ही शिद्दत से अपनी किस्मत बदलने की आग उसमें जलेगी। इस बंजर ज़मीन में पेट भरने के लिए खाना तो दूर की बात, पानी भी बहुत कम है। लेकिन तभी लिजर्ड फोक अचानक खुशी से उछल पड़ते हैं। उन्होंने एक जख्मी हिरन देखा है। जवान और ताकतवर तुरंत आगे बढ़ते हैं, जबकि बूढ़े, बीमार और जख्मी इंतजार करते रह जाते हैं, जिन्हें आखिर में बस हड्डियों के कुछ टुकड़े मिलते हैं। जब बाकी सब खा लेते हैं, लेकिन कुछ लिजर्ड फोक बहस करते हैं कि खाना उन पर वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो पहले ही मौत के करीब हैं। पता चलता है कि कुछ वक्त पहले उन पर एक सेबरटूथ टाइगर ने हमला किया था। एल्फ ने ट्राइब को बचाते हुए काफ़ी गहरे जख्म खाए थे। दूसरों का मानना है कि उसे ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। रात हो जाती है। सभी लिजर्ड फोक आराम करने लगते हैं,
लेकिन एल्फ एक आवाज़ सुनकर अचानक उठ जाता है। जब वो आवाज़ की तरफ देखता है तो वो दंग रह जाता है। वो एक तितली है। ये बहुत अजीब लगता है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वो बिना सोचे उसके पीछे चला जाता है। तितली उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाती है, जहां वो बीटल्स का ढेर देखकर हैरान रह जाता है। वो अपने सामने के इस नज़ारे को देखता रहता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। क्या ये कहानियों वाला चमत्कार हो सकता है? खाने के इस तोहफे के बाद फैंग को लिजर्ड फोक से ढेर सारे फेथ पॉइंट्स मिलते हैं। ये बीटल्स उनके लिए जिंदगी हैं और फैंग पहले ही अपना अगला प्लान सोच रहा है। ट्राइब में वापस लिजर्ड फोक इसे भगवान का रास्ता मानते हैं और वो फैंग का नाम नेमलेस बीटल गॉड रख देते हैं। ट्राइब में इतने सारे रिसोर्सेज लाने के बाद एल्फ की इज्जत वहां काफ़ी बढ़ जाती है। फिर तितली दोबारा आती है रास्ता दिखाते हुए, लेकिन जब बाकियों को पता चलता है कि ये रास्ता कड़ी ठंड की तरफ जाता है तो वो घबरा जाते हैं और एल्फ को कोई दूसरी दिशा चुनने के लिए कहते हैं। नहीं, हम इस तितली के पीछे जाएंगे। इस बंजर ज़मीन में हमारे लिए कुछ नहीं है। यहाँ मरने से बेहतर है भगवान का रास्ता अपनाना। फैंग चुपचाप छिपकर देख रहा है। उनके फेट पॉइंट्स अभी भी इतने कम हैं कि वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर वो सच में मुझ पर विश्वास करते हैं तो वो एक ऐसा फ्यूचर देखेंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अल्फ तितली के रास्ते पर आगे बढ़ता है और जल्द ही उसे एक डेजर्ट ओएसिस मिल जाता है। उसे यकीन है कि नेमलेस बीटल गॉड ने उन्हें उम्मीद की ज़मीन तक पहुंचाया है। उसी वक्त फैंग का डिवाइन रैंक बढ़ जाता है। उसका इंसेक्ट जोन लेवल 2 पर अपग्रेड हो जाता है और उसे बीटल ब्लेसिंग एबिलिटी मिल जाती है। नतीजतन अल्फ की ताकत बहुत बढ़ जाती है। उस रात जब सभी लिजर्ड फोक सो जाते हैं तो नया अपग्रेड हुआ फैंग उनके सपनों में आता है। उसे खुद की एक डिवाइन इमेज बनाने के लिए एल्फ का इस्तेमाल करना होगा। अपने सर पर सांड की खोपड़ी पहने हुए फैंग एल्फ के सामने आता है। क्या नेमलेस बीटल गॉड का चेहरा ऐसा ही है? अगली सुबह एल्फ अपने सपने के बारे में सबको बताता है। उन्हें एक वाइल्ड बुल का शिकार करना होगा और उसकी हड्डियों से बीटल गॉड की मूर्ति बनानी होगी। ट्राइब थोड़ी दुविधा में है। बुल का झुंड उनके लिए बहुत खतरनाक है। एल्फ उनकी फिक्र समझता है, इसीलिए वो अकेले जाने का फैसला करता है। ट्राइब हैरानी से उसे देखती है, लेकिन वो उनकी फिक्र दूर कर देता है। भगवान की कृपा ने न सिर्फ उसके जख्म पूरी तरह भर दिए हैं, बल्कि उसकी ताकत भी बहुत बढ़ा दी है। वो एक भाला फेंक कर मारता है और कुछ ही देर में कई मीटर दूर एक पेड़ के आर पार चला जाता है। तभी पहाड़ के नीचे से वाइल्ड बुल्स का एक झुंड धीरे धीरे गुजरता है। अल्फ जानता है कि ये भगवान का इशारा है। वो अकेला झुंड पर हमला कर देता है। भाले का एक वार और एक बुल वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर बाकी ट्राइब वाले भी मदद के लिए दौड़ते हैं। शाम तक अल्फ भगवान की मूर्ति बुल की हड्डी से बना लेता है और ट्राइब के साथ उसके आगे पूजा करता है। नेमलेस बीटल गॉड के इतने अच्छे तोहफों के लिए शुक्रिया अदा करता है। पूजा का तरीका भले ही अनाड़ी और अजीब है, लेकिन ट्राइब का हर एक मेंबर सच्चे दिल से प्रार्थना करता है। इस वजह से फैंग के फेथ पॉइंट्स तेजी से बढ़ जाते हैं। उसकी सारी मेहनत रंग लाई। पता चलता है कि फैंग ने जंगली घास का इस्तेमाल करके पहले ही बुल्स के झुंड को पहाड़ के बेस तक खींच लिया था, ताकि ट्राइब के पास काफ़ी रिसोर्सेस हों। लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि ट्राइब उनके बच्चों को भी खा जाएगी। डेवलपमेंट की स्टेज पर उनसे जानवरों को पालने की उम्मीद रखना मुश्किल है। ये ओएसिस एक बड़ी आबादी को नहीं संभाल सकता। ज़्यादा से ज़्यादा ये उन्हें कुछ सालों तक जिंदा रख पाएगा। खेती या पालन पोषण की कोई नॉलेज ना होने के कारण आने वाले दिन बहुत मुश्किल होंगे। खुद से ये सब समझना उनके लिए बहुत कठिन है, लेकिन सख्त रूल्स के चलते फैंग सीधे तौर पर उन्हें ये नहीं बता सकता। पर फैंग तुरंत एक प्लान सोचता है, एक ऐसा प्लान जिसे पूरा होने में लंबा वक्त लगेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात एल्फ को एक सपना आता है। ऑल्टर बुरी तरह हिलने लगता है, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने का इशारा दे रहा हो। वो अगली सुबह उठता है और तुरंत ऑल्टर तक चढ़ता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि एक ताकतवर ट्राइब दूर से उनकी तरफ आ रही है। उनकी चमड़ी का रंग साफ बताता है कि ये एल्फ के पुराने लोग हैं। सबसे डराने वाली बात यह है कि उनका चीफ बेहद ताकतवर लग रहा है। वो एक खतरनाक अर्थ ड्रैगन की सवारी कर रहा है। लोगों की भारी तादाद देखकर लगता है कि पूरी ट्राइब यहाँ माइग्रेट कर चुकी है। इसका बस यही मतलब हो सकता है कि उनका असली घर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अल्फ को लगता है कि शायद वो बस यहाँ से गुजर रहे हैं। आखिरकार पहाड़ की चोटी पर उसकी ट्राइब की जगह आसानी से नज़र नहीं आती, लेकिन उसके पेट्रोल स्काउट्स जल्दबाजी में काम खराब कर देते हैं। वो खुद को जल्दी दिखा देते हैं और नए आने वालों को दूर रहने की चेतावनी भी देते हैं।
चीफ ने इस सरप्राइज की उम्मीद नहीं की थी। लगता है ये लोग इतने समझदार नहीं हैं। अल्फ आहें भरता है, लेकिन अपने लोगों की तरफ मुड़कर उन्हें शांत रहने को कहता है। शायद ये भगवान की मर्जी है। ट्राइब दंग रह जाती है। तुम्हारा मतलब है कि ये भगवान हमारा इम्तिहान ले रहे हैं? अल्फ हाँ में सिर हिलाता है। हाँ, या शायद ये कोई इम्तिहान नहीं, बल्कि एक मिशन है जो भगवान ने हमें दिया है। मुझे लगता है हमारा मिशन उन्हें वेलकम करना और बचाना है। आखिरकार हमारा खून एक ही है। तभी तितली दोबारा आती है। क्या ये भी भगवान की मर्जी है? आगे का ज्यादा देख पाना मुश्किल है, लेकिन मैं भगवान की मर्जी पूरी करने के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगा। आल्फ को देखते हुए फैंग पूरी तरह समझ जाता है कि उसका क्या इरादा है। पॉपुलेशन बढ़ाने और टेक्नोलॉजी आगे ले जाने के लिए आल्फ की ट्राइब और ब्लू स्किन ट्राइब को एक होना पड़ेगा। फैंग को इस बात की हैरानी होती है कि बिना किसी सपने के इशारे के अल्फ ने यह फैसला पूरी तरह खुद किया है। क्या ये उसकी कमाल की विल पावर की वजह से है? उसका विल पावर स्टैट पहले ही 14 तक पहुंच चुका है। फैंग काफी इंप्रेस होता है। अगर अल्फ अपनी खुद की सोच से एक अच्छा लीडर बन सकता है तो वो खुद ही ट्राइब को सिविलाइजेशन बनाने तक ले जा सकता है। एक प्लेयर को हर छोटे काम में दखल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मेरे इरादों को और भी बेहतर तरीके से पूरा करेगा। चीफ उन गार्ड्स की वार्निंग को बिल्कुल अनदेखा कर देता है और उसकी जगह उनके इलाके के राज जानने की कोशिश करता है। अल्फ आराम से आगे आता है और कहता है, यहाँ पानी है, खाना है और एक भगवान है जो हमारी रखवाली करते हैं। ये नेमलेस बीटल गॉड का ठिकाना है। लेकिन चीफ इन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करता और उन्हें रास्ता साफ करने का इशारा देता है। हमारे पास एक बड़ी आर्मी है। अगर तुम काबिल लीडर होते तो तुम्हें पता होता कि क्या करना है। अल्फ ना में सिर हिलाता है। मुझे जंग की कोई चाहत नहीं है। जिन्होंने अपना घर खो दिया है, भगवान की शरण में उनका स्वागत है और बदले में तुम्हें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। चीफ जोर से हंसने लगता है। तुम वो बेवकूफ हो जिसे गेम खेलना नहीं आता। अगले ही पल अर्थ ड्रैगन उस पर हमला कर देता है। इस विशाल जानवर को ऊपर देखते हुए अल्फ जानता है कि अगर उसे जीतना है तो उसे भगवान के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। वो अपने घुटनों पर गिर जाता है और पूरे दिल से प्रार्थना करता है, भगवान से हिम्मत और ताकत मांगता है। लेकिन अर्थ ड्रैगन उसे वक्त नहीं देता। एक ही बार उसके भाले के टुकड़े टुकड़े कर देता है। चीफ मुस्कुराता है। तुम अब आगे बढ़कर मर सकते हो। फैंग पीछे से सब चुपचाप देख रहा है। तभी सिस्टम एक मिशन ट्रिगर करता है, सिविलाइजेशन क्लैश। अलग अलग ट्राइब्स पहली बार आमने सामने आई हैं और दोनों साइड्स को एक्सपीरियंस में एक बड़ा बूस्ट मिलता है। ये मिशन बिल्कुल सही वक्त पर आया। मिशन कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। जिस ट्राइब पर आपने फोकस किया था, अब वो आपकी एक्सक्लूसिव टेरिटरी बन गई है और आपने एक नई स्किल अनलॉक कर ली है। क्या आप इसे अभी यूज करना चाहते हैं? फैंग बिना सोचे तुरंत कंफर्म पर क्लिक करता है। अगले ही पल आसमान से रोशनी की एक किरण निकलती है और सीधे एल्फ पर गिरती है। उसी वक्त अर्थ ड्रैगन के पंजे जोर से नीचे आते हैं, लेकिन जब चीफ उम्मीद करता है कि एल्फ पूरी तरह कुचला गया होगा, तो उन पंजों के नीचे सिर्फ हवा होती है। भगवान की कृपा से एल्फ अपने अंदर एक ऐसी ताकत महसूस करता है जैसी पहले कभी नहीं थी। चीफ एल्फ को बिल्कुल ठीक ठाक देखता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मुझे नहीं पता तुमने उसे कैसे चकमा दिया, लेकिन तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पर एल्फ वहां पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा रहता है। अर्थ ड्रैगन का स्ट्रेंथ स्टार्ट 87 पर है। एल्फ की ओरिजिनल ताकत सिर्फ 30 थी, लेकिन भगवान की कृपा से डी रैंक डिवाइन बॉडी एनहांसमेंट स्किल एक्टिवेट हो जाती है। वो तुरंत किसी आम इंसान से 200 गुना ज्यादा ताकतवर बन जाता है। ताकत का इतना बड़ा फासला देखने वालों को हैरानी से भर देता है। अगले ही पल एक जोर की टक्कर, अर्थ ड्रैगन नीचे गिर जाता है। हर कोई जानता है कि भगवान के आशीर्वाद के बिना कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन चीफ अभी भी इस बात को मानने से इनकार करता है। वो जमीन से एक छोटी तलवार उठाता है और आल्फ पर हमला करता है। आल्फ सिर्फ ना में सर हिलाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये आदमी कितना जिद्दी है, इसीलिए वो आराम से एक थप्पड़ मारता है और चीफ वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर ब्लू स्किन ट्राइब वाले हार मानकर अपने हथियार डाल देते हैं। ठीक उसी वक्त भगवान की कृपा अपनी टाइम लिमिट तक पहुंचकर खत्म हो जाती है। अल्फ हैरानी से खुद को देखता है। वो एहसास ऐसा था जैसे खुद भगवान उसके अंदर आ गए हों। अल्फ की परफॉर्मेंस देखकर फैंग को काफ़ी तसल्ली मिलती है। जल्द ही रात हो जाती है। अल्फ शांति से बैठकर आगे के रास्ते के बारे में सोचता है। नए जुड़े मेंबर्स उसकी पुरानी ट्राइब से 6 गुना ज़्यादा हैं।
उसे एहसास होता है कि ये छोटा ओएसिस इतने लोगों को जिंदा नहीं रख पाएगा। अगर उन्हें एक मजबूत सिविलाइजेशन बनानी है तो उन्हें इस ओएसिस से बाहर निकलना होगा। किस्मत से ब्लू स्किन ट्राइब अलग अलग फील्ड्स के हुनरबाज लोगों से भरी हुई है। तो अगले दिन एल्फ एक ब्लैकस्मिथ को ढूंढता है जो लोहे के औजार बनाना जानता है और उससे पूछता है कि इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। ब्लैकस्मिथ उसे बताता है कि अपने पुराने चीफ की रोकटोक के बिना वो बहुत पहले ही बेहतर औजार बना सकते थे। इस प्रोसेस के लिए काफ़ी मात्रा में लकड़ी चाहिए ताकि स्मेल्टिंग के लिए एक स्पेशल फ्यूल बनाया जा सके। एल्फ अपनी हाथ की छोटी तलवार को देखता है, गहरी सोच में डूबा हुआ। बेहतर औजार ना सिर्फ हमारे शिकार को सुधारेंगे बल्कि ये ट्राइब की ओवरऑल कॉम्बैट पावर को भी मजबूत करेंगे। मुझे सोचने दो, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। ब्लैकस्मिथ के जाने के बाद एक हाथ वाला लिजर्ड फोक चलकर आता है। उसने सुना था कि एल्फ एक गाइड ढूंढ रहा है और वो अपनी मदद देने आया है। एल्फ उसे देखता है और पूछता है, तुम काफी वक्त से भटक रहे हो, है ना? वानाम मुस्कुराता है और हाँ में सिर हिलाता है। ये बूढ़ा शरीर एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा है, ऐसी जगह की तलाश में जहां वो रह सके। रास्ते में मैंने दिशा ढूंढना सीख लिया। अल्फ अब सच में जानने के लिए बेचैन है। किस वजह से तुम इतने कॉन्फिडेंट हो? वानाम ऊपर देखता है और आसमान की तरफ इशारा करता है। मेरा जवाब वहां उन तारों में है, लेकिन ये सिर्फ आसमान से बढ़कर है। अल्फ तुरंत समझ जाता है, तारे। वानाम हाँ में सिर हिलाता है। हालांकि वानाम पूरी तरह श्योर नहीं है कि तारे सच में चलते हैं या नहीं। वो उन्हें रास्ता ढूंढने के लिए यूज कर सकता है। जब तक तुम स्टार चार्ट के रास्ते सीख लोगे, तुम कभी अपना रास्ता नहीं भूलोगे। विशाल अनंत आसमान को देखते हुए अल्फ हैरानी से भर जाता है। तो वनाम उसे तारों का इस्तेमाल करके पोजीशन पता लगाना सिखाने का फैसला करता है। वनाम की समझ के हिसाब से तारे मौसम बदलने के साथ अपनी जगह बदलते हैं। वक्त गुजरता जाता है और जल्द ही आधी रात से ज़्यादा हो जाता है। वनाम उसे बताता है कि कल शाम उसकी आज रात की पढ़ाई का टेस्ट लिया जाएगा। वनाम के जाने के बाद अर्थ ड्रैगन की निगरानी करने वाला गार्ड अल्फ से मिलने आता है। बताता है कि आज उसे खाना खिलाने के बाद वो जानवर काफी शांत हो गया है। इससे पहले अर्थ ड्रैगन हर किसी के लिए खतरनाक था। गार्ड्स पूरी तरह मजबूर थे, लेकिन जब से उसने एल्फ को देखा है कुछ बदल गया है। हर बार जब वो एल्फ को देखता है तो अर्थ ड्रैगन कांप उठता है, अंदर से इतना गहरा डर कि उसकी हर एक मूवमेंट सावधानी भरी और निपी तुली हो जाती है। वो एल्फ के दिए हुए खाने को लेता है और एल्फ उसे चुपचाप शांत रहने का इशारा करता है। अर्थ ड्रैगन आज्ञाकारी होकर बैठ जाता है। एल्फ उसे देखता है और सोचता है कि भगवान ने उसे किसी वजह से जिंदा रखा होगा, बस उन्हें अभी तक वो वजह समझ नहीं आई है। लेकिन गार्ड एक और वजह से भी आया है। दोपहर में अर्थ ड्रैगन को खाना खिलाते वक्त उसके दिमाग में एक आइडिया आया था। अगर हम अर्थ ड्रैगन जैसे ताकतवर जानवर को पाल सकते हैं तो उसके जैसे दूसरे ताकतवर जानवरों को भी शायद पाला जा सकता है। एल्फ उसे आगे बोलने का इशारा करता है। गार्ड पहाड़ की तलहटी में वाइल्ड बुल के झुंड की तरफ इशारा करता है। उसी वक्त फैंग को एक मिशन नोटिफिकेशन मिलता है। एल्फ की ट्राइब ने वाइल्ड बुल्स के लिए हर्डिंग स्किल खोज ली है। कहा जाता है कि इंसानी इतिहास में किसी पॉइंट पर सभ्यता दो रास्तों में बंट गई। एक खेती पर फोकस था और दूसरा जानवरों को पालने और चराने पर। ये एक असली प्रिमिटिव सोसाइटी नहीं है, लेकिन गेम में सभ्यता की दिशा बिल्कुल इसी पैटर्न पर चलती है। हर महान सभ्यता की शुरुआत बड़ी नदी की घाटियों से जुड़ी है। उस ज्योग्राफी ने खेती को मुमकिन बनाया, लेकिन फैंग ने लिजर्ड फोक ट्राइब को चुना, ऐसी प्रजाति जिसके पास ताकतवर शरीर और कमाल की अडेप्टेबिलिटी है। उनके लिए खेती से ज्यादा हर्डिंग सूट करती है। अब सिर्फ थोड़ी सी गाइडेंस के साथ वो कमाल की रफ्तार से डेवलप हो सकते हैं। सभ्यता के आगे बढ़ने ने उन्हें पंख दे दिए हैं। एल्फ के सपोर्ट से आखिरकार ब्लैकस्मिथ को मजबूत लोहे के औजार बनाने के लिए ज़रूरी मटेरियल्स मिल जाते हैं। सबकी दुगनी मेहनत करने से वो आखिरकार बेसिक लोहे के औजार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। एक ऐसी ट्राइब के लिए जो पहले पूरी तरह पत्थर के औजारों पर निर्भर थी, ये आगे की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है। और फैंग को सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली एक अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी है एस्ट्रोनॉमी की। सबसे शुरुआती कोशिश इस स्टेज पर यह बहुत प्रिमिटिव है। एस्ट्रोलॉजी इसके लिए एक ज़्यादा सही शब्द हो सकता है, लेकिन दूर फ्यूचर में यह एक ऐसा रास्ता बनाएगा जो दुनिया को बदल देगा। अल्फ तारों से भरे रात के आसमान को देखता है और आखिरकार समझ जाता है
कि वनार्म तारों को आसमान के गाइड्स क्यों कहता था। वो अनप्रिडिक्टेबल लगते हैं, फिर भी वो आगे का रास्ता पूरी क्लैरिटी के साथ दिखाते हैं। अब हाथों में तेज लोहे के औजारों के साथ अल्फ सबको बुलाता है ताकि उनके दिमाग में जो चल रहा है वो शेयर कर सके। भगवान ने काफी वक्त से इस जमीन तक हमारा रास्ता दिखाया है। भगवान ने हमें हमारे पुराने रिश्तेदारों से भी मिलवाया। ये भगवान ही हैं जिन्होंने हमारी जान बचाई, लेकिन जिन्हें इस बंजर जमीन में निकाल दिया गया था वो आखिरकार वहीं मर जाएंगे। भगवान का इरादा बचाना है, ना कि बांटना और ठुकराना। हम इसीलिए जिंदा बचे ताकि और जिंदगियों को बचाया जा सके। ये भगवान का इशारा है और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि जब सुबह होगी तो हम ये जगह छोड़ देंगे और ज़्यादा रिसोर्सेज की तलाश में जाएंगे। फिर एल्फ वनाम से कहता है कि वो अपने तारों की नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करे और उनकी मंजिल के बारे में समझाए। सुबह होने के बाद सुबह का सूरज निकलता है। हम सीधे 10 दिनों तक इसके राइट तरफ मार्च करेंगे। फिर हम सूखी लेक के राइट तरफ 15 दिनों तक चलेंगे। फिर हम बंजर पहाड़ी रास्तों और घाटियों से होते हुए 3 दिन तक चलेंगे और आखिर में हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। एक जंगल जिसका कोई एंड नहीं दिखता, जो खाने और भरपूर रिसोर्सेज से भरा है। हमारी ट्राइब इसकी वजह से और मजबूत होगी। उसी वक्त एल्फ अर्थ ड्रैगन की निगरानी कर रहे गार्ड को बुलाता है। जैक, तुमने हमारे पकड़े हुए बुल्स में से कुछ क्यों नहीं खाया? हर कोई उन्हें पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, फिर भी तुमने एक भी नहीं खाया। जैक के सवाल पर थोड़ा कंफ्यूज लगता है, डरता है कि उसने कुछ गलत किया है। उसने उस वक्त इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, उसे बस भूख नहीं थी। अगर मैं मान जाता और खा लेता तो मुझे नहीं पता था कि जब मुझे सच में भूख लगती तो कुछ बचता या नहीं। मैं बस यही सोच रहा था। ये सुनकर एल्फ जैक की बात से सहमत होता है। जब तुम्हें मीट की तलब हो तब भी तुम्हें आगे क्या होगा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। फिर वो जैक से पूछता है, क्या तुम आगे भी ऐसा करते रह सकते हो जब तक मैं भूख से न मर जाऊं? मैं तैयार हूं। गुड। इसके साथ अल्फ उन्हें एक और भी जरूरी मिशन देने का फैसला करता है। अचानक सबके सामने एक बहुत तेज भाला आता है। ये नज़ारा पूरी भीड़ को दंग कर देता है। यहाँ तक कि किसी चीफ के पास भी शायद ही ऐसी क्वालिटी का वेपन होता है। ये उन लोगों के लिए इनाम है जो अपनी भूख पर काबू पा सकते हैं। हर कोई इनाम को बहुत ज़्यादा जलन के साथ देखता है और जिन्हें ये नहीं मिला उनमें और बेहतर करने की एक तेज़ चाहत भर जाती है। उसी वक्त अल्फ बुल की एक हड्डी उठाता है और उसे अपने चेहरे पर रखता है। वो ऐसा इसीलिए करता है ताकि सबको एक बात क्लियर कर सके। उनके कंधों पर ट्राइब को सेफ रखने की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बंजर ज़मीन हर कदम पर खतरे से भरी है। और इस तरह एक बुलबुन वॉरियर उन सबके सामने खड़ा होता है। नेमलेस बीटल गॉड को अपने दिलों में रखो। नेमलेस बीटल गॉड हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन अपने दिल में एल्फ जानता है कि ये भगवान का इशारा नहीं है, ये उसका अपना फैसला है। वो जानता है कि अगर वो कुछ और साल यहाँ रुके तो वो वही गलती दोबारा करेंगे जो पहले की थी। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि हम पहल करें और यहाँ से चलें। मुझे माफ करना मेरे प्यारे नेमलेस बीटल गॉड। लिजर्ड फोक ट्राइब के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, फैंग ये सब एकदम साफ देखता है। वो जानता था कि एल्फ बिल्कुल यही करेगा, वरना एल्फ ने प्रीस्ट का टाइटल कभी हासिल नहीं किया होता। एल्फ की मदद से फैंग ने एक पूरी तरह से नए तरीके का इंडिविजुअल बनाया है। एल्फ का लेवल भी बढ़ जाता है और हर एक स्टैट करीब दुगना हो जाता है। अब तक तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने मुझे निराश नहीं किया। इस पल से तुम एक काबिल लीडर हो। कुछ दिनों बाद लिजर्ड फोक ट्राइब पिछले 3 दिनों से बंजर जमीन से गुजर रही है। झलसती हुई गर्मी अर्थ ड्रैगन के लिए भी बहुत ज्यादा है। जब वो जमीन पर गिर जाता है तो सब उसे चेक करने दौड़ते हैं। वनाम एक नज़र देखता है और समझ जाता है कि वो बस थक गया है। अल्फ तुरंत सबको रुकने और आराम करने का इशारा करता है। अल्फ पूरी गिले से और नहीं है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। ट्राइब के पास बचा हुआ खाना खतरनाक हद तक कम हो रहा है। वो बस भगवान के एक और चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं। तभी आगे भेजे गए स्काउट्स घबराकर वापस दौड़ाते हैं, इशारा करते हुए कि आगे किसी दूसरी ट्राइब के लोग हैं। एल्फ चेक करने के लिए ग्रुप को आगे ले जाता है, सिर्फ गॉब्लिन्स के एक ग्रुप को देखने के लिए। गॉब्लिन्स लिजर्ड फोक्स के हाथों में तेज लोहे के हथियार देखकर तुरंत अपने पत्थर के कुल्हाड़े डालकर हार मान लेते हैं और अपना आखिरी बचा हुआ खाना दे देते हैं। मुझे लगता है कि ये पक्का कोई गलतफहमी हुई है। हम बस उस घाटी को जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहते थे और जंगल में थोड़ा खाना ढूंढना चाहते थे। अल्फ जानने को बेचैन है किस वजह से उन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा।
हम उस पहाड़ पर रहते थे जब तक कि एक डरावना मॉन्स्टर वहां नहीं आया। अल्फ का चेहरा तन जाता है। वो बिल्कुल उसी दिशा में जा रहे हैं। फैंग सब कुछ होते हुए देखता है। वो पहले से जानता है कि ये मॉन्स्टर कोई आसान दुश्मन नहीं है। ये एक विशाल सेंटिपीड है। इसके स्टैट्स लिजर्ड फोक ट्राइब की क्षमता से कहीं ज्यादा है और इसके 2 बड़े जहरीले दांत हैं। साइलेंट वर्ल्ड में इसे इस तरह बनाया गया है। ये क्रीचर्स भगवानों ने अपने गायब होने से पहले बनाए थे। जब भगवानों ने इस प्लैनेट को छोड़ा था तो उन्हें पीछे छोड़ दिया था। कुछ देर बाद गॉब्लिन चीफ एल्फ को देखने ले जाता है। एल्फ उसका साइज देखकर दंग रह जाता है। ये क्रीचर जब भी सांस लेता है पहाड़ में कंपन होती है। गॉब्लिन उन्हें शांत करने के लिए तुरंत हाथ हिलाता है। ये आवाज़ तब आती है जब वो सोता है। घूमकर जाने में कितना वक्त लगेगा? वन आर्म का अंदाज़ा है कि कम से कम 8 दिन। जवाब सुनकर एल्फ के माथे पर शिकन पड़ जाती है। फैंग उस हिचकिचाहट देख सकता है और ये पूरी तरह समझ आता है। वो सच में नहीं जानता कि क्या चुना जाए। पूरी ट्राइब डरी हुई है, इसलिए घूमकर जाना एक समझदारी वाला ऑप्शन हो सकता है। तुम क्या करने वाले हो एल्फ? तभी एल्फ के बचपन की दोस्त कैरल कुछ नोटिस करती है। वो ऊपर के बड़े पत्थरों को गौर से देखती है और जल्दी से सेंटीपीड को मारने का एक प्लान बनाती है। हमें लड़ना होगा, हमारे पास इस वक्त काफ़ी एडवांटेज है। वो उन औजारों से इंस्पायर हुई थीं जो ब्लैकस्मिथ यूज़ कर रहा था। मुझे बस एक लंबा लीवर दो और मैं पूरी दुनिया हिला सकती हूँ। उसके तुरंत बाद वो कुछ लकड़ी के पोल्स इकट्ठे करती है और उनका इस्तेमाल करके विशाल पत्थरों को मॉन्स्टर के ऊपर ढकेलती है, उन्हें नीचे लुढ़कने और उसे कुचलने के लिए छोड़ देती है। ये एक सिंपल आइडिया है और बहुत ही शानदार भी, लेकिन इस लेवल के शेल आर्मर वाले क्रीचर को हराने के लिए इम्पैक्ट तब ज़्यादा इफेक्टिव होगा जब सारे पत्थर एक साथ टकराएंगे। फैंग श्योर नहीं है कि अकेले ये इसे ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगा। जैसे ही सब मिलकर लीवर्स पर काम करते हैं, पत्थर सेंटीपीड की तरफ लुढ़कते हुए आते हैं। जब तक सेंटीपीड को कुछ गलत होने का एहसास होता है, तब तक पत्थर उसके पास पहुंच चुके होते हैं और उसके सिर के ऊपर जोर से टकराते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 3 पत्थर भी उसे मारने के लिए काफ़ी नहीं हैं। वो सिर्फ उसका बाहरी शेल तोड़ते हैं और उसे पूरी तरह गुस्से से भर देते हैं। ये देखकर अल्फ सबको तेज़ी से चलने और बाकी पत्थरों को नीचे धकेलने के लिए कहता है, लेकिन फैंग जानता है कि बहुत देर हो चुकी है। आम लोग आसानी से पत्थरों को स्पीड से नहीं हिला सकते, इसलिए वो एक बार फिर अपना आशीर्वाद अल्फ को मेजता है। जैसे ही ताकत उसके अंदर आती है, अल्फ एक बहुत बड़ा पत्थर हवा में उछालता है, सिर्फ अपनी असली फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए, और एक और पत्थर नीचे फेंकता है। वो जानता है कि सेंटीपीड गिरती हुई चट्टानों से बच सकता है, इसीलिए वो खुद अंदर जाने और उसका ध्यान भटकाने का फैसला करता है। अल्फ चट्टान के किनारे से छलांग लगाता है, हर सेकंड के साथ ताकत बढ़ाता है, फिर अपना भाला सीधे मॉन्स्टर पर फेंकता है। भाले से ध्यान भटकने के कारण सेंटीपीड को ऊपर से गिरती चट्टानों से बचने का वक्त नहीं मिलता। पहला पत्थर टकराता है और सेंटीपीड लड़ने की क्षमता खो देता है। दूसरा एक जानलेवा वार करता है। फैंग अल्फ की परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। ये शिकार पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। उसी वक्त एक नोटिफिकेशन आता है, आपकी ट्राइब ने खतरनाक एंशिएंट शेल बीस्ट को मार दिया है। फैंग को शिकार का इनाम भी मिलता है, वही चीज जिसे वो शुरू से हासिल करना चाहता था, जायंट सेंटीपीड का कोर एसेंस। हर भगवान के रिसोर्सेज उनके एरिया से जुड़े होते हैं, और हालांकि फेथ पॉइंट्स का इस्तेमाल रिसोर्सेज बनाने के लिए किया जा सकता है, कुछ ऐसी चीज बनाने के लिए जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती, आमतौर पर स्पेशल कच्चे माल की जरूरत होती है। इस कोर एसेंस से मैं एक जिंदा क्रिएचर बना सकता हूँ। एक जिंदा क्रिएचर बनने वाला होता है जो बस अपनी मौजूदगी से ही भगवान का संदेश फैलाता है, और अगर इसे अपर लेवल तक अपग्रेड किया जाए तो ये क्लास भी हासिल कर सकता है, जैसे एक अपोस्टल या अवतार। फैंग इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि क्या क्रिएशन का तरीका बिल्कुल ओरिजिनल गेम की तरह ही काम करता है या नहीं। दूसरी तरफ कैरल पहले ही उस जानवर की बॉडी को स्टडी कर रही है। वो उसकी एक टांग खींचती है। अगर मॉन्स्टर का मीट खाने लायक हो तो ये ट्राइब को खाने की बहुत बड़ी सप्लाई देगा। एक क्विक टेस्ट के बाद कैरल कंफर्म करती है कि मीट खाने के लिए सेफ है, लेकिन इसे कुछ तैयारी की जरूरत है क्योंकि इसका अपना स्वाद खराब है। तभी उसकी नज़र वहां पास की चट्टानों पर उगने वाली कुछ जड़ी बूटियों पर पड़ती है। अगर हम जड़ी बूटियों का इस्तेमाल स्मेल छिपाने के लिए करें तो इसका स्वाद बहुत बेहतर हो जाएगा। जड़ी बूटियों के साथ एक सिंपल तैयारी के बाद मॉन्स्टर मीट सच में खाने में काफ़ी अच्छा हो जाता है। तभी
कैरल एल्फ के वारिस का सवाल उठाती है। उसका मानना है कि एक चीफ को आगे का प्लान करना चाहिए। एल्फ इस सवाल पर चौंक जाता है। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में उसने कभी सीरियसली नहीं सोचा। फिर कैरल उस पर दबाव डालती है। अगर तुमने इस पर कभी सीरियसली नहीं सोचा तो फिर मेरा क्या? जैसे ही एल्फ जवाब देने वाला होता है, पास ही में चमकती एक सुनहरी चीज उसकी नजर में आती है। ये कार्व्ड सिंबल्स वाला एक मेटल का टुकड़ा है। ये जरूर उस मॉन्स्टर की पीठ से गिरा होगा। ये सोना है। मैंने अपनी भटकती हुई जिंदगी के दौरान इसे एक बार देखा था। कहते हैं चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, इसका रंग कभी नहीं बदलता और ये कभी खराब नहीं होता। एल्फ उस सोने के टुकड़े को अपने हाथों में पकड़े गहरी सोच में डूब जाता है। इस दुनिया में हर चीज मरती है, खराब होती है और गायब हो जाती है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन यह सोना खराब नहीं होता, जिसका मतलब है कि जिसने भी इसे बनाया था वो किसी जरूरी चीज को बचाने की कोशिश कर रहा था। जल्द ही रात हो जाती है। अल्फ अभी भी एक पत्थर पर बैठा अपने हाथों में सोने को देख रहा है। वो जानता है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा राज छिपा है। तभी पास ही में होने वाली एक आहट उसका ध्यान खींचती है। कई कीड़े एक हिरण की लाश के चक्कर लगा रहे हैं, जैसे उसे कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हों। अल्फ देखता है कि कीड़ों की मूवमेंट्स सोने पर बने निशानों से काफी मिलती जुलती हैं। कीड़ों के इशारों को मानते हुए वो सोने पर बने सिंबल्स पर हाथ फेरता है और जल्दी ही उसके अंदर छिपे राज को बाहर निकाल लेता है। सीन अगली सुबह पर शिफ्ट होता है। आल्फ सीधे कैरल के पास जाता है और अपनी डिस्कवरी शेयर करता है। फिर आल्फ एक सिंबल बनाता है। ये सिंबल मुझे दर्शाता है, ये दूसरा कैरल को दर्शाता है। सही मायने में एक फीमेल के लिए, एक मेल के लिए। इनके बीच में एक इक्वल साइन लगाओ और इसका मतलब है पार्टनर्स बनना। और यही जवाब आल्फ देना चाहता है। ऐसी चीजों को आने में आमतौर पर कई पीढ़ियां लग जाती हैं। फिर भी यहाँ ये ट्राइब के शुरुआती दिनों में हो रहा है। फैंग के लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इस वक्त लिजर्ड फोक ट्राइब जश्न मना रही है। बाहर से ये एक आम शिकार की दावत लगती है, लेकिन सच्चाई में लिजर्ड फोक इसी तरह शादी का जश्न मनाते हैं। तुम सबसे बड़ा शिकार पकड़ो और उसे अपनी पसंद किए हुए इंसान को पेश करो। फैंग बहुत उम्मीद से देखता है, सोचता है कि ये दोनों लिजर्ड फोक ट्राइब को किस फ्यूचर की तरफ ले जाएंगे। कुछ दिनों बाद जब खाने का इंतजाम हो जाता है तो एल्फ आगे बढ़ने की तैयारी करता है। वो गॉब्लिन चीफ को बताता है कि उनका यहाँ रुकने के लिए स्वागत है। खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका है। गॉब्लिन चीफ बहुत शुक्रगुजार है। तुम्हारी मदद के बिना हम इस बंजर जमीन में भटकते रह जाते। फिर वो अपने बच्चे से मिलवाता है। इसे यहाँ के आसपास के इलाके के बारे में अच्छी तरह पता है, इसीलिए मैं उसे तुम्हें रास्ता दिखाने भेज रहा हूँ। जंगल जानवरों और ट्रैपों से भरा है। सीन शिफ्ट होता है। लिजर्ड फोक ट्राइब को जमीन पर अजीब निशान दिखते हैं। ये पहली बार है जब उनमें से किसी ने ऐसे निशान देखे हैं, इसलिए वो जवाब के लिए एक्सपीरियंस्ड वन आर्म के पास जाते हैं। वन आर्म उन्हें तुरंत पहचान लेता है। ये फ्रॉग फोक के निशान हैं। फ्रॉग फोक मिले जुले होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, और वो सभी तेज होते हैं। उन्होंने स्काउट्स को सेंस कर लिया। इसका मतलब है कि वो पहले भी जंग से गुजर चुके हैं। इन निशानों से कम 5 फ्रॉग फोक यहाँ से गुजरे हैं। उनकी ट्राइब शायद हमारी ट्राइब से भी बड़ी है। अल्फ पहले कैंप वापस जाने का फैसला करता है। कैंप में वापस वो सबसे पहले इसका साइज दुगना करता है और स्काउट्स और बॉर्डर गार्ड्स की गिनती काफ़ी बढ़ाता है। सभी काम सही तरीके से और ऑर्डर में बांटे जाते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि एल्फ जानता है कि एक और ट्राइब लगभग पक्के तौर पर उन्हें अंधेरे से देख रही है। अपने बेस को दूसरी जगह शिफ्ट करने में जितने दिन लगते हैं उसमें कोई फ्रॉग फोक का हमला नहीं होता। उस दौरान वो ट्राइब को सेफ रखने के लिए सामान इकट्ठा करते हैं। इस बात पर फैंग को यकीन है, बहुत कम प्लेयर्स इससे बेहतर कर पाते। लिजर्ड फोक ट्राइब ने ना सिर्फ प्रॉपरली ट्रेनिंग शुरू कर दी है, बदलते मौसम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके घर और जीने का तरीका भी तेज़ी से बदल रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्होंने लिखित सिंबल्स का कॉन्सेप्ट जल्दी से एस्टैब्लिश कर लिया है और ये कैरेक्टर्स ट्राइब मेंबर्स के बीच पहले ही फैल रहे हैं। पुराने हंटिंग मार्क्स को इन सिंबल्स के साथ जोड़कर उन्होंने एक मैप भी बनाया है और हर इंसान के रोजाना के कामों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। ये ना सिर्फ हर किसी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, बल्कि ट्राइब के खाने के टोटल आउटपुट को भी बढ़ाता है। ये आगे की तरफ एक सच्ची छलांग है। इसी बीच दूसरी तरफ टिड्डियों के झुंड भी लगातार बढ़ रहे हैं। फैंग का इंसेक्ट जोन अब लेवल 4 पर पहुंच गया है। डेवलपमेंट की ऐसी रफ्तार जिसके बारे में उसने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दूसरे कॉन्टिनेंट्स में इंसेक्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या मुझे इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए?
एल्फ की पर्सनल एबिलिटीज और ट्राइब की टोटल स्ट्रेंथ अब एवरेज से ऊपर है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा जिसका उन्होंने अब तक सामना किया है। तभी जैक घबराकर एल्फ के पास दौड़ता हुआ आता है। फ्रॉग फोक उनके दरवाजे पर आ गए हैं। कुछ ही देर बाद फ्रॉग फोक का एक ग्रुप कैंप के एंट्रेंस पर आता है। शांति से साथ रहने का वादा करते हुए एल्फ खुद उनका स्वागत करने जाता है, लेकिन जब वो उन्हें देखता है तो उसका माथा ठनक जाता है, क्योंकि वो देखता है कि फ्रॉग फोक ग्रुप के बीच लिजर्ड फोक भी हैं। इससे एल्फ को समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। क्या वो यहाँ शांति का समझौता करने आए हैं? फ्रॉग फोक आगे आते हैं और पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं अपनी ट्राइब के महान चीफ रॉय का बेटा शूक हूँ। हमारा आपके लोगों से दुश्मनी करने का कोई इरादा नहीं है। एल्फ भी उतनी ही भलाई के साथ जवाब देता है, हम लिजर्ड फोक ट्राइब का भी आपका विरोध करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन फ्रॉग फोक के आने की वजह उन्हें ये बताना है कि लिजर्ड फोक ट्राइब उनके इलाके में आ गई है। एल्फ इसे बिल्कुल अलग नज़रिए से देखता है। ये ज़मीन सिर्फ खाली बंजर थी। ज़मीन पर कोई निशान नहीं थे, कहीं भी फ्रॉग फोक की एक्टिविटी का कोई निशान नहीं था। अगर हम सच में आपकी ज़मीन पर आए हैं तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं हैं जैसा आप मानते हैं। हम बहुत दूर से यहाँ आए हैं और बस कुछ वक्त के लिए यहाँ रुके हैं। फिर वो अपनी बातों को शूक की तरफ तारीफ के साथ मोड़ता है। ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल वैसे ही इंसान हैं जो अगला चीफ बनने के लायक हैं। क्या आप नहीं मानते? और शूक सच में इस तारीफ को सुनकर खुश होता है। उनकी बातचीत के जरिए एल्फ फ्रॉग फोक के यहाँ आने की असली वजह को समझ जाता है। जैसा उसने सोचा था, उन्हें उनके चीफ ने हमारी कड़ी निगरानी करने के लिए भेजा था। जो बात ज्यादा परेशानी वाली है वो ये है कि उनके साथ दूसरे लिजर्ड फोक भी हैं। ये डिटेल बहुत डाउटफुल है। मुझे उनके बारे में संभलकर और जानकारी जमा करनी होगी। एल्फ फिर उन्हें कैंप के अंदर एक ठीक से बातचीत के लिए बुलाने का न्योता देता है। आओ हम आपस में एक समझौता करें और ठीक से जश्न मनाएं। जैसे ही शूक हाँ करने वाला होता है, उसके पीछे का एक फ्रॉग फोक बीच में बोल पड़ता है। चक मन मारकर कहता है कि वो ये इनविटेशन कबूल नहीं कर सकता। अल्फ तुरंत उसे तसल्ली देता है, ये बस एक सिंपल सा खाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे ही खाने का जिक्र होता है, फ्रॉग फोक बिना हिचकिचाए हाँ कर देते हैं। थोड़ी ही देर में अल्फ के पास उनका स्वागत करने के लिए एक पूरी भुनी हुई भेड़ तैयार होती है। उन्हें रोकने की उसकी असली वजह ये पता लगाना है कि लिजर्ड फोक और फ्रॉग फोक के बीच कैसा रिश्ता है और यहाँ आने का उनका असली मकसद क्या है। लेकिन वो फ्रॉग फोक को अपनी क्यूरियोसिटी का एहसास नहीं होने दे सकता, इसलिए एल्फ थोड़ी जान पहचान बढ़ाने से शुरुआत करता है। तुमने अपनी गर्दन में वो क्या पहना है? ये एक कोटोरॉरस का पंख है। ये एक बहुत खतरनाक जानवर है। ये साइज में बड़ा होने के साथ साथ जानलेवा जहर भी रखता है और इसकी स्पीड डरावनी होती है। एल्फ आगे पूछता है, क्या एक भाला उसे मार सकता है? शोक सवाल को अनसुना करते हुए हंसता है और अपने साथ सफर कर रहे लिजर्ड फोक लॉक को अपना बो और एरोज लाने के लिए कहता है। एक बार जब लोच बो ले आता है, शोक उसे टारगेट के तौर पर दूर एक बोर्ड लटकाने को कहता है। एल्फ तुरंत समझ जाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन साथ ही ये एक मौका भी बनाता है। फ्रॉग फोक का अपनी आचरी दिखाना पूरा होने के बाद एल्फ ट्राई करने के लिए पूछता है और जानबूझकर हर एक निशाना चूक जाता है। जैसे उसने उम्मीद की थी, वैसे ही इधर उधर गिरती एरोज को लाने के लिए लॉक को बुलाया जाता है। एरोज को इकट्ठा करने का बहाना बनाकर एल्फ लॉक के साथ अकेले में कुछ वक्त बिता लेता है। उनकी बातचीत के दौरान लोच बार बार इस बात पर जोर देता है कि फ्रॉग फोक के साथ उसका रिश्ता म्यूचुअल सपोर्ट का है, लेकिन यह एल्फ का शक और मजबूत कर देता है। पक्का बाहर से दिखने वाली चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है। यहाँ तक कि जब एल्फ लोच को इशारा करता है कि लिजर्ड फोक फ्रॉग फोक से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लोच यही दोहराता रहता है कि उसे फ्रॉग फोक के प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। फ्रॉग फोक के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। एल्फ फिर लोच से कहता है कि इस बातचीत को भूल जाओ और अगर कोई पूछता है तो कहना कि वो सिर्फ आर्चरी टेक्निक पर चर्चा कर रहे थे। सीन वापस कट होता है। हर्ब सीजन्ड मटन दोनों बहुत मज़े से खा रहे हैं। स्वाद की पूरी तारीफ। अल्फ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बताता है कि बीफ का स्वाद और भी बेहतर होता है। शुक मान जाता है, मुझे जंगली बुल पकड़े हुए काफ़ी वक्त हो गया है। अल्फ फिर बताता है कि उसकी ट्राइब ने जिंदा बुल्स पकड़े हैं। इन शब्दों पर शुक थोड़ी देर के लिए एकदम शांत हो जाता है। ये देखकर अल्फ एक ट्रेड सजेस्ट करता है, बाइसन के बदले बोल्स। शुक बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाता है, लेकिन तभी एक चेतावनी भरी आवाज अचानक उसके पीछे से आती है।
और बस ऐसे ही शुक अपना फैसला बदल लेता है, ये कहते हुए कि उसे सोचने के लिए और वक्त चाहिए। वो आसानी से पलट जाता है। हमारे लोगों के दिल में लिजर्ड फोक के लिए कोई दुश्मनी नहीं है। वो एल्फ को ये देखने के लिए बुलाता है कि लॉक सबके साथ कितने अच्छे से रहता है। वो लॉक को फ्रॉग फोक के साथ बिताए अपने वक्त के बारे में खुद बोलने के लिए बुलाता है। एल्फ हर सेकंड और ज़्यादा चौकन्ना होता जाता है। शुक ये बात बहुत आसानी से सामने लाता है, जैसे कि हर शब्द की रिहर्सल की गई हो। अगर एल्फ ने लैट से पहले ध्यान से सवाल नहीं किए होते तो उसने इन सब पर विश्वास कर लिया होता। दोपहर गुजर जाती है। एक छोटी सी बातचीत के बाद फ्रॉग फोक लिजर्ड फोक ट्राइब को अलविदा कहते हैं और चले जाते हैं। जाते हुए शूक लॉक के कंधे पर हल्के से थपथपाता है, लेकिन लॉक साफ डर से पीछे हट जाता है। एल्फ हर डिटेल को नोटिस करता है। ये बराबरी वालों के बीच की पार्टनरशिप जैसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही फ्रॉग फोक अपने लोगों के पास वापस पहुंचते हैं, वो लॉक को किनारे घसीट ले जाते हैं और एल्फ ने उससे क्या कहा सब कुछ जानने की जिद करते हैं। लच तय हुई कहानी पर ही टिका रहता है। एल्फ ने सिर्फ बो बनाने के बारे में पूछा, लेकिन स्कारफेस एक शब्द पर भी यकीन नहीं करता और सीधे लॉक की पसलियों में लात मारता है। लॉक समझाने की जल्दी में कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो वो हम पर कभी विश्वास नहीं करता। वो आगे कहता है कि टेक्निक सीखने की एक फीस होती है। शुक हिसाब को मानता है और लॉक से कहता है कि उसने अच्छा किया। फिर शुक सीरियस हो जाता है, आइलैंड पर फंसे हुए बंदियों की तरफ इशारा करते हुए। अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा रहें तो मेरे ऑर्डर्स मानना। एक नई बलि अभी अभी पेश हुई है। लॉक कसम खाता है कि वो बिना हिचकिचाए बात मानेगा। ये ज्यादा पहले की बात नहीं है कि लॉक की अपनी ट्राइब पहली बार यहाँ आई थी। फ्रॉग फोक ने उन्हें प्यार से न्योता दिया था, लेकिन ये एक ट्रैप था। अब उसके 200 से भी कम लोग बचे हैं, जबकि फ्रॉग फोक की गिनती 1500 से ज्यादा है। उनका सीक्रेट वेपन एक डरावना गार्डियन डेटी, एक विशाल 2 सिर वाला सांप। लॉक लाचार महसूस करता है। भले ही आल्फ एक ताकतवर योद्धा लगता है, उसकी ट्राइब में सिर्फ 600 लोग हैं। उसे यकीन नहीं है कि आल्फ में फ्रॉग फोक को हराने की ताकत है, और अगर लिजर्ड फोक को बलि चढ़ाया जाता है तो कम से कम उसका अपना बच्चा जिंदा बचेगा। दिन बीत जाते हैं, यहाँ तक कि फ्रॉग फोक भी हैरान है। लिजर्ड फोक ने सच में वाइल्ड बाइसन पकड़े और उन्हें बाड़े में बंद कर दिया। एल्फ ऑफर देता है, बोझ लाओ और बाइसन तुम्हारे। फिर लोग बोलता है, ये सुझाव देते हुए कि ट्रेड एक दूसरे को बेहतर जानने का एक अच्छा मौका होगा, क्योंकि वो लिजर्ड फोक ट्राइब के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते। वो एल्फ को फ्रॉग फोक विलेज में आने का न्योता देता है, बदले में और रिसोर्सेज का वादा करता है। इसी बीच एल्फ अपने बनाए बोस टेस्ट कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ फ्रॉग फोक बोस की आधी रेंज तक ही जाते हैं। वो जानता है कि डिज़ाइन सही लग रहा है, लेकिन सही मटेरियल्स के बिना ये कभी भी वैसा परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे जैसे फ्रॉग फोक्स के आने जाने में तेजी आती है, एल्फ का यकीन और बढ़ जाता है कि वो जो शांति की बात करते हैं वो किसी खतरनाक चीज़ का दिखावा है। वो कुछ प्लान कर रहे हैं, उसे बस ठीक से पता नहीं है कि क्या। इसीलिए लिजर्ड फोक ट्राइब को हर वक्त हाई अलर्ट पर रहना होगा। इसी बीच ट्राइब हर्बल मेडिसिन के मामले में असली प्रगति करती है, और उस हीलर की वजह से रिजल्ट्स उम्मीद भरे लग रहे हैं, जिसे पहले से ही वहां के पौधों की गहरी नॉलेज है। बातचीत जल्द ही लोच की तरफ मुड़ती है। कैरल कहती है कि वो लैच को एक मौका देने को तैयार है। ये साफ है कि उस आदमी पर फ्रॉग फोक दबाव डाल रहे हैं। दूसरी तरफ लोच एल्फ को फ्रॉग फोक विलेज में फंसाने में नाकाम रहा है, और अब इसके लिए उसे पीटा जा रहा है। शूक स्कारफेस को रुकने का इशारा करता है। लो अभी नहीं मर सकता। स्कारफेस उसे जमीन पर धकेलता है और पीछे हट जाता है। शूक फिर लो को काम जल्दी आने के लिए कहता है। वो सैक्रिफाइस सेरेमनी वक्त से पहले करने का प्लान बना रहे हैं। एल्फ और उसके सभी योद्धाओं को एक साथ बुलाओ, ताकि वो उन्हें एक ही हमले में खत्म कर सकें। जल्दी करने की वजह उनका चीफ बुरी तरह बीमार है। ये फ्रॉग फोक ट्राइब के अंदर एक कड़ी निगरानी वाला राज है, लेकिन शूकलॉक बताने का फैसला करता है। ये एक अजीब बीमारी है जिससे पूरे शरीर में बेचैन करने वाली खुजली होती है। शुरुआती स्टेजेस में एक सफ़ेद झिल्ली स्किन पर फैलने लगती है। झिल्ली तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि ये सांस लेने की नली को ब्लॉक ना कर दे और शिकार का दम ना घोट दे। लक ने कभी खुजली से मौत के बारे में नहीं सुना। वो सोचता है कि शूक उसे ये क्यों बता रहा है। उसे शक है कि ये एक और टेस्ट है। वो कहता है कि लिजर्ड फोक को पता नहीं चलना चाहिए। शूक बस कंधे उचकाकर कहता है। राज आखिरकार बाहर आ ही जाते हैं। फिर लोच को एक आइडिया आता है। लिजर्ड फोक को बताओ कि बीमारी फैलने वाली है और उन्हें भी लग जाएगी।
वो जानता है कि कुछ जड़ी बूटियां मिलाकर स्किन को बुरी तरह खराब कर देती हैं। चूक को ये तुरंत पसंद आता है और वो वहीं वादा करता है कि अगर लाज कामयाबी से एल्फ और उसके लोगों को यहाँ फंसा सकता है, उसका बच्चा आज़ाद कर दिया जाएगा। कोई शर्त नहीं, बस कर डालो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है लो। एक गुजारिश करता है, साथ में कुछ बोझ लाना, ये ज्यादा सच्चा लगेगा। फ्रॉग फोक चाहते नहीं हैं, लेकिन वो मान जाते हैं। अगले दिन फ्रॉग फोक दोबारा आते हैं, अपने साथ काफ़ी मात्रा में सामान लाते हैं। लिजर्ड फोक बदले में जड़ी बूटियां देने को कहते हैं, लेकिन फ्रॉग फोक उन्हें मना कर देते हैं, ये काफ़ी नहीं है। फिर वो एक बार फिर शांति पर अपने सो कॉल्ड विश्वास की बात उठाते हैं। एल्फ ये सब पहले ही समझ चुका है। वो एक गुजारिश करता है, लॉक काच के साथ अकेले में कुछ वक्त। शुक गुजारिश सुनता है और उसके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता। कुछ ही देर बाद एल्फ लॉक को ग्रुप से दूर ले जाता है। जैसा सोचा था, लॉक अपना नाटक जारी रखता है। फ्रॉग फोक की भलाई का गुणगान करता है और एल्फ से अपनी शक छोड़ने की गुजारिश करता है। तभी एक नीली तितली उड़ती हुई आती है और धीरे से लोच के सिर पर बैठ जाती है। एल्फ उसे देखता है और धीरे से कहता है, हमारे बीच बहुत शक रहा है, अब इसे ख़त्म करने का वक्त आ गया है। मुझे तुम्हें अपनी ट्राइब का एक राज बताने दो। लो मिट्टी में खुरेदे गए अजीब सिंबल्स को देखता है और पूछता है कि वो क्या है। एल्फ समझाता है, मैं इन्हें लेटर्स कहता हूँ, हर एक का अपना एक मतलब होता है। इस सिंबल का मतलब इनकार या नहीं है, वो झूठ और फरेब के लिए है। लो पूछता है कि क्या लेटर्स को जोड़ा जा सकता है। अल्फ फा में सर हिलाता है, इन दोनों को एक साथ रखो और इनका मतलब है झूठ मत बोलो, दूसरे शब्दों में सच। ये लोग को सोच में डाल देता है, ये बात उसके साथ क्यों शेयर की और फ्रॉग फोक के साथ क्यों नहीं। अल्फ उसके चेहरे पर सवाल पढ़ लेता है और जवाब देता है। बात विश्वास पर आती है। लिजर्ड फोक और फ्रॉग फोक के बीच मेरे लिए जो सच में मायने रखता है वो ये है कि क्या तुम और मैं एक दूसरे पर विश्वास कर सकते हैं। लॉक अनमने ढंग से कहता है, फ्रॉग फोक को लिजर्ड फोक से अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्फ उसकी बात काटता है, मैंने कभी फ्रॉग फोक पर विश्वास नहीं किया, शुरू से ही नहीं, और मैं जानता था कि हालात उससे कहीं ज़्यादा उलझे हुए थे जैसे वो दिख रहे थे। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किनारे कर दिए जाने, निकाल दिए जाने पर कैसा महसूस होता है। तुमने और मैंने एक ही रास्ता तय किया है। लोक इस बात से हैरान रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि अल्फ ने ये सब समझ लिया होगा। अल्फ लोक का रिएक्शन देखता है और जानता है कि वो डगमगा रहा है। विश्वास के बीज उगने शुरू हो गए हैं। इसी बीच शूक लक की तारीफ कर रहा है। लिजर्ड फोक ट्राइब ने उनके गांव आने के लिए हाँ कर दी है। स्कारफेस मजाक उड़ाता है, कितने बेवकूफ़ है, उन्होंने सच में हमें अपने ही घर घूमने का न्योता दिया। अब हमें ठीक से पता है कि उनकी ट्राइब कितनी बड़ी है और उनके पास कितने योद्धा हैं। पता चला कि वो हमारी सोच से भी छोटे हैं, मुश्किल से 300 से ज़्यादा लोग हैं। ये सब हमारे वफादार खबरी की वजह से हुआ। वो लॉक की तरफ सिर हिलाता है, अपना इनाम मांगो। लॉक धीरे से बोलता है, मुझे सिर्फ अपने बेटे की आज़ादी चाहिए। लेकिन स्कारफेस ना में सिर हिलाता है, चीफ इसके लिए कभी नहीं मानेगा। फिक्र मत करो, मुझे याद है कि मैंने तुमसे क्या वादा किया था। शाम हो जाती है। लॉक का दिमाग उलझन में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो लिजर्ड फोक की मदद करे या नहीं। एल्फ कॉन्फिडेंट लग रहा है, लेकिन फ्रॉग फोक उनसे गिनती में कहीं ज्यादा है और लिजर्ड फोक को बोझ चलाना भी नहीं आता। फ्रॉग फोक के सीक्रेट वेपन का सामना करना तो दूर की बात है। वो खुद से कहता रहता है कि एल्फ पर विश्वास मत करो, लेकिन उसका चेहरा हर बार उसका साथ छोड़ देता है। एल्फ मुझ पर विश्वास क्यों करेगा? मैं एक धोखेबाज के अलावा कुछ नहीं हूं। अगली सुबह एल्फ अपने योद्धाओं को फ्रॉग फोक गांव ले जाता है। शोक खुद उनसे मिलने आता है। दोनों ट्राइब्स के बीच दोस्ती की उम्मीद जताता है। एल्फ भी उतनी ही तमीज से जवाब देता है, लेकिन हर लिजर्ड फोक योद्धा पूरी तरह हथियारों से लैस आता है। एल्फ एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देता है, उन्हें रास्ते में मॉन्स्टर्स के हमले का डर था। शूक ऊपर से मुस्कुराता है, जबकि उसका दिमाग पहले ही फैसला कर चुका है। दावत का इंतजार करो, एल्फ को शराब पिलाओ, फिर उसे एक जहरीले तीर से खत्म कर दो। तभी एल्फ लॉक को ढूंढने के लिए भीड़ में देखता है। शूक उसे बताता है कि लॉक वहां दावत की तैयारी कर रहा है और लो जमीन पर बैठकर मिट्टी में सिंबल्स खुरेद रहा है। चुपचाप हर लिजर्ड फोक योद्धा की पोजीशन मार्क कर रहा है। एल्फ उसे आवाज लगाता है। लो हमेशा की तरह उसका स्वागत करता है,
फिर कैजुअली कहता है, एक बार जब सभी लिजर्ड फोक योद्धा बैठ जाएंगे, दावत ऑफिशियली शुरू हो जाएगी। ये कितनी शानदार पीस समिट है। एल्फ जमीन पर बने सिंबल्स को देखता है और सब कुछ समझ जाता है। वो धीरे से हाँ में सिर हिलाता है, अपना बुलहेड मास्क पहनता है और अपने योद्धाओं को इशारा करता है कि दावत शुरू हो सकती है। लिजर्ड फोक योद्धा पहले ही पोजीशन में है। अगले ही पल उनके भले फ्रॉग फोक आर्चर्स के आर पार हो जाते हैं। फ्रॉग फोक ने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। एक पल में लिजर्ड फोक उनकी फॉर्मेशन तोड़ देते हैं। एल्फ अपने आदमियों को इशारा करता है, किसी को जिंदा मत छोड़ना। कुछ ही देर में फ्रॉग फोक की ज़्यादातर असैसिनेशन स्क्वाड गिर जाती है। बाकी घबराकर इधर उधर भाग जाते हैं। कैरल दौड़कर आती है। वो दोबारा इकट्ठे होंगे और तीरों से हमला करेंगे। एल्फ उसे शांत रहने को कहता है। वो पहले से ही इसके लिए तैयार है। फिर एल्फ लॉक को एक तरफ खींचता है। एक बहुत ज़रूरी काम है जो सिर्फ तुम कर सकते हो। दूसरी तरफ शूक गुस्से से पागल हो रहा है। लॉक को हर उस नाम से गाली दे रहा है जो उसे पता है। कभी नहीं सोचा था कि लॉक उन पर इतनी जल्दी हमला कर देगा। बाकी बचे फ्रॉग फोक एक साथ आते हैं। एक योद्धा चिल्लाता है, लिजर्ड फोक की ताकत खत्म हो रही है। वो हमारी तादाद का मुकाबला नहीं कर सकते। जब तक और लोग ना आ जाएं, डटे रहो, फिर जीत हमारी है। लेकिन अगले ही सेकंड जहर से बुझे तीरों की एक बौछार लिजर्ड फोक की तरफ आती है। एक खरोच का मतलब भी धीमी दर्दनाक मौत है। फ्रॉग फोक को जो नहीं पता वो ये है कि लिजर्ड फोक तैयार है। शील्ड्स की एक दीवार आगे बढ़ती है और हर एक तीर को रोक लेती है। ये नज़ारा देखकर शूक जम जाता है। फिर वो अपने आदमियों पर चिल्लाता है कि तीर चलाते रहो, किसी भी कीमत पर उनका आगे बढ़ना रोको। तभी एक अजीब सी महक आती है। धुएं के एक विशाल बदल ने पहले ही आधे आसमान को निगल लिया है। फ्रॉग फोक आर्चर्स का निशाना पूरी तरह बिगड़ जाता है। ये वो मिशन था जो एल्फ ने लक को दिया था। फ्रॉग फोक गांव में घुसो, बंदियों को आज़ाद करो और स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए घरों में आग लगा दो। लच आज़ाद हुए बंदियों की तरफ मुड़ता है। वक्त आ गया है। लड़ाई में शामिल हो जाओ, लेकिन बंदियों को यकीन नहीं है कि वो उसकी बात माने या नहीं। लच उनकी आंखों में देखता है। ये हमारा बच निकलने का इकलौता मौका है। हमें लिजर्ड फोक ट्राइब पर विश्वास करना होगा। वो इन फ्रॉग फोक को हरा देंगे। जब फ्रॉग फोक को एहसास होता है कि उनके गांव पर हमला हो रहा है, तो वो समझ जाते हैं कि दूसरे बंदी उनके खिलाफ हो गए हैं। शूक के पास थोड़ी देर के लिए पीछे हटने का ऑर्डर देने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। एक फ्रॉग फोक योद्धा पीछे हटने से इनकार करता है। उन्होंने पहले ही अपने बहुत से लोगों को खो दिया है। शूक उस पर भड़क जाता है। बेवकूफ़, अगर ट्राइब के वारिस को खतरे में डाला गया तो पूरी ट्राइब खत्म हो जाएगी। योद्धा पूछता है, क्या हमें 2 सिर वाले सांप भगवान को बुलाना चाहिए? शुक साफ तौर पर वो कार्ड नहीं खेलना चाहता। क्या कोई बेहतर रास्ता नहीं है? जब स्कारफेस गांव को जलता हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि असली जंग शुरू हो चुकी है। एक सबॉर्डिनेट रिपोर्ट करता है, शुक की तरफ सिर्फ 15 फाइटर्स बचे हैं। स्कारफेस जल्दी हिसाब लगाता है, हमारी फोर्सेस मिलाकर हमारे पास अभी भी टोटल करीब 45 लोग हैं। हमारे पास अभी भी एडवांटेज है। वो सभी सोल्जर्स को अपने तीरों पर फ्रॉग का जहर लगाने और शुक की मदद करने के लिए आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी पास की झाड़ियों में कुछ बहुत बड़ा हिलता है। वो आवाज़ वहां खड़े हर फ्रॉग फोक के अंदर डर पैदा कर देती है। इतनी बड़ी चीज़ सिर्फ एक मॉन्स्टर ही हो सकती है। अगले ही सेकंड फ्रॉग फोक आवाज़ की तरफ अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। तीर लगते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। एक विशाल अर्थ ड्रैगन उनके सामने खड़ा है। हर जहरीला तीर उसकी खाल से टकराकर वापस आ रहा है। अर्थ ड्रैगन की बॉडी जहर को झेलने में बहुत आगे है। यहाँ तक कि तीरों को निगलने से भी कोई नुकसान नहीं होता। इससे पहले कि फ्रॉग फोक कुछ समझ पाते, अर्थ ड्रैगन आगे झपट्टी मारता है और एक फ्रॉग फोक को पूरा निगल लेता है। लेकिन स्कारफेस तेज है, वो किसी तरह हमले से बच निकलता है। ये देखकर स्कारफेस एक जहरीला मेंढक उस क्रीचर पर फेंकता है और सबको वैसा ही करने के लिए चिल्लाता है। शायद वो उसे जहर देकर मार सकें। अर्थ ड्रैगन एक के बाद एक सारे जहरीले मेंढक खा जाता है। क्रंच क्रंच, जैसे भुने हुए चिकन के टुकड़े खा रहा हो। स्कारफेस हैरानी से देखता रहता है। इससे पहले कि वो हिल पाए, अर्थ ड्रैगन उसे भी निगल लेता है। कहीं और एक फ्रॉग फोक अल्फ के पीछे से चुपके से आता है, लेकिन अल्फ बचने की कोशिश नहीं करता। पूंछ का एक ही वार हमलावर के तीर को हवा में ही गिरा देता है। कैरल काम खत्म करने के लिए आगे आती है। जल्द ही मैदान में सिर्फ एक फ्रॉग फोक योद्धा बचता है। लॉक के लोग भी लड़ाई में शामिल हो गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ एल्फ को परेशान कर रही है। हालात इतने खराब होने के बाद भी फ्रॉग फोक चीफ रॉय अभी तक सामने नहीं आया है। किनारे से देखते हुए फैंग हल्का सा मुस्कुराता है। ये मेरी वजह से है। कुछ ही वक्त पहले फैंग ने एक म्यूकस मेम्ब्रेन वायरस ढूंढा था
जो बहुत जल्दी फैलने वाला और जानलेवा है। सबसे ज़रूरी बात, ये सिर्फ एम्फीबियंस की म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर असर करता है। जिस वक्त एल्फ ने सेक्रेड लैंड छोड़ने का फैसला किया, उस वक्त फैंग को ये वायरस फ्रॉगफोक गांव से करीब 100 किलोमीटर दूर मिला। बीटल्स ने इस वायरस को यहाँ लाना मुमकिन बनाया। फैंग के इसे छोड़ने के बाद फ्रॉगफोक चीफ मैदान से गायब हो गया। इस यकीन के साथ कि एक जिंदा बली बीमारी को ठीक कर देगी, रॉय ने लिजर्ड फोक को अपने चढ़ावे के रूप में मंगवाया, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब रॉय उन बच्चों की बलि 2 सर वाले सांप भगवान को चढ़ाने का प्लान बना रहा है और आखिरी लिजर्ड फोक तक को मिटा देने की प्रार्थना कर रहा है। लोक एल्फ को हाफता हुआ और पीला पड़ा ढूंढ निकालता है। एल्फ उसके चेहरे का डर पढ़ लेता है और पूछता है क्या हुआ। लोग डेस्परेट होकर उससे लेक के बीच वाले आइलैंड की तरफ चलने के लिए कहता है। फ्रॉग फोक अभी बच्चों की बलि 2 सर वाले सांप भगवान को चढ़ा रहे हैं। भगवान शायद उनकी बीमारी ठीक ना करें, लेकिन तुम्हारे पास इसे रोकने की ताकत है। एल्फ नापा तुला रहता है। फ्रॉग फोक की सारी फोर्सेस उस आइलैंड पर हैं। वहां पहुंचते ही हम जहरीले तीरों के तूफान में फंस जाएंगे और रास्ते में हम पर हमला भी हो सकता है। लोच उसका हाथ पकड़ लेता है। एल्फ, प्लीज, मेरा बेटा भी उन बलियों में से एक है। एल्फ की आंखों में एक ठंडी आग जल उठती है। वो लॉक के चेहरे पर एक मुक्का मारता है। तुम बेवकूफ हो। तुम्हें शुरू से ही मुझ पर विश्वास करना चाहिए था। अपने ही बच्चे को बचाने के लिए तुमने पहले कुछ क्यों नहीं कहा? एल्फ खुद से भी गुस्से में है। अगर वो पहले शूक के दिमाग को समझ लेता तो वो इसके हिसाब से प्लान बना सकता था। आइलैंड पर रॉय अपने भगवान को पुकारता है। महान भगवान, लिजर्ड फोक को सजा दो। लॉक दूर से देखता है, पहले से ही यकीन करके कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन एल्फ ये मानने से इनकार कर देता है। इस बार हमारे पास कोई जगह का एडवांटेज नहीं है। हम आमने सामने लड़ेंगे, इसकी कीमत चाहे जो हो, लेकिन हम उन बच्चों को बाहर निकालेंगे। एक तितली उड़ती हुई आती है। वो लॉक की तरफ मुड़ता है। तो क्या तुम चमत्कारों पर यकीन करते हो? फिर आसमान में एक विशाल परछाई नजर आती है। एल्फ तुरंत समझ जाता है। नेमलेस बीटल गॉड ने जवाब दे दिया है। आइलैंड पर रॉय ने एक बलि देकर 2 सिर वाले सांप को बुलाया था। भगवान, इस चढ़ावे को स्वीकार करें, हर एक लिजर्ड फोक को खत्म कर दें। लेकिन सांप कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, जिसने रॉय को पूरी तरह उलझन में डाल दिया। वो चढ़ावे के पहले इशारे पर हमेशा बेचैनी से आता था। फिर रॉय ऊपर देखता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके पीछे एक विशाल मैंटिस खड़ा उसे घूर रहा है। ये क्या चीज है? क्या ये भी कोई भगवान है? इसके बगल में 2 सर वाला सांप बहुत छोटा लगता है। सांप खतरे को भांप लेता है और चेतावनी देते हुए फुनकारता है। ये लैटिस है, फैंग की बनाई हुई क्रिएशन, जो एक जायंट सेंटिपीड के कोर एसेंस और फेथ पॉइंट्स की ताकत से बनाई गई है। लैटिस एक मैंटिस जैसा दिखता है। और इस स्टेज पर कोई और प्लेयर इतनी जल्दी ऐसा क्रीचर नहीं बना सकता था। 2 सर वाला सांप पहले हमला करता है, अपने दांतों से झपट्टी मारता है और लैटिस उसे एक ही पकड़ में ठंडा कर देता है। सांप के नीचे छिपे फ्रॉग फोक इधर उधर भागने लगते हैं। रॉय खुद किसी तरह कुचले जाने से बचता है। सांप का दूसरा सर अंदर की तरफ घूमता है, लेकिन लैटिस के ब्लेड जैसे आगे के पैरों के सामने 2 सर वाला सांप बीच से 2 टुकड़ों में कट जाता है। लैटिस एक खोखली गूंजती हुई आवाज में बोलता है। एक छोटा सा पानी का सांप खुद को भगवान कहलाने की हिम्मत करता है। तुम एक जंगली जानवर के अलावा कुछ नहीं हो। अब मैं तुम्हें अपने मालिक को पेश करता हूँ। तुम्हारी बलि तुम्हारे हर एक पाप का पश्चाताप करे। ब्लेड्स चमकते हैं, 2 सिर वाले सांप के सिर गिर जाते हैं। वो डेटी जिसकी फ्रॉग फोक पूजा करते थे, हमेशा के लिए खत्म हो गई। लैटिस हर एक स्टार्ट में 2 सिर वाले सांप से आगे निकल जाता है। लिजर्ड फोक ट्राइब से जश्न की एक दहाड़ गूंज उठती है। उनमें से हर एक चुपचाप नेमलेस बीटल गॉड का शुक्रिया अदा करता है। लैटिस की परफॉर्मेंस देखकर फैंग पूरी तरह से खुश है। विशाल साइज के बावजूद लैटिस समनिंग स्पेस में आसानी से फिट हो जाता है, बिना ज्यादा जगह घेरे। और लैटिस को रैंडमली मिली बोनस पावर स्किल ने उसके ब्लेड वाले आगे के पैरों की काटने की ताकत को काफ़ी बढ़ा दिया है। उसी वक्त फैन को एक और कोर एसेंस मिलता है। उसने खुद ऐसी किस्मत की उम्मीद नहीं की थी। ये खास कोर एसेंस एक एक्सक्लूसिव डोमेन अनलॉक कर सकता है। फैंग तुरंत कंफर्म पर क्लिक करता है, लेकिन एक मैसेज आता है, एक्टिवेट करने में नाकाम। इलाके का मीठा पानी डोमेन को असर करने से रोक रहा है। वो इसे अभी के लिए एक तरफ रख देता है। आखिरकार एक सही वक्त आएगा। रॉय पूरी तरह से सुन्न हो गया है। उसने कभी नहीं सोचा था कि 2 सिर वाला सांप भगवान इतनी आसानी से गिर सकता है।
हर एक फ्रॉग फोक योद्धा मौके पर ही अपनी हिम्मत खो बैठता है। लैटिस फैंग को इशारा करता है, मिशन कंप्लीट। फैंग पुकारता है, बहुत अच्छा, अब तुम आराम कर सकते हो। लैटिस गायब हो जाता है, शांति लौट आती है। एल्फ सबको इकट्ठा करता है। फ्रॉग फोक अभी अपनी नाव चलाकर अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। आइलैंड साफ है, आज हम इसे खत्म करेंगे। वो पूछता है, फ्रॉग फोक, गांव का रास्ता कौन जानता है? लॉक बिना हिचकिचाए आगे आता है, वो मुझ पर छोड़ दो। हू और लिजिड फोक में से एक आगे बोलता है, प्लीज हमें अपने साथ आने दें चीफ। एल्फ हाथ उठाता है, ये खतरनाक मिशन है, तुम लोग योद्धा नहीं हो। हू और लिजिड फोक विरोध करते हैं, फ्रॉग फोक ने हमारे बच्चों और हमारे परिवारों की बलि चढ़ाई, अब हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। एल्फ उनकी आंखों में आग देखता है, हर किसी को अपने गुस्से का हक है, जो कोई भी इंसाफ चाहता है मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। एल्फ आखिरी हमले का ऑर्डर देता है। उनका मकसद फ्रॉग फोक आइलैंड पर कब्जा करना और चढ़ाए गए बच्चों को बचाना है। लिजर्ड फोक पानी के पार हमला करते हैं। बच्चे सेफ हैं, हर एक। एल्स का अपने बेटे से मिलना आंसू ले आता है। वो अब और खुद को रोक नहीं पाता। अल्फ घंटों में पहली बार चैन की सांस लेता है। वो जैक को इशारा करता है, नाव तैयार करो, पहले बच्चों को सेफ जगह भेजो, फिर हू और लिजर्ड फोक नाइट्स को गांव के पीछे से ले जाओ, अफरा तफरी मचाओ और फ्रॉग फोक का ध्यान भटकाओ। जैक तुरंत समझ जाता है, आप एक साथ दोनों गांव पर हमला करना चाहते हैं। अल्फ हाँ में सिर हिलाता है। जब फ्रॉग फोक तुम्हारी तरफ आएंगे, मैं अपने सोल्जर्स को पानी के रास्ते ले जाऊंगा। जैक अभी भी थोड़ा दुविधा में लगता है। एल्फ उसे फिक्र ना करने को कहता है, उसने अभी अभी भगवान का एक और तोहफा ढूंढा है। हमारे काले स्केल्स चांदनी में धुंध की तरह घुल जाते हैं, दुश्मन हमें कभी आते हुए नहीं देख पाएगा। कुछ ही देर में फ्रॉग फोक गांव में आफरा तफरी मच जाती है। इससे पहले कि रॉय सांस भी ले पाता, लिजर्ड फोक उस पे हावी हो चुके हैं। उसने कभी उनके इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं की थी। फ्रॉग फोक अभी भी अपने बोस पकड़े हुए हैं, लेकिन काले स्केल्स वाले योद्धाओं के भालों के सामने उन्हें रिएक्ट करने का वक्त नहीं मिलता। एल्फ सीधे रॉय तक पहुंच जाता है। सब खत्म हो चुका है, लेकिन रॉय अभी भी प्रार्थना कर रहा है, गलतफहमी में खोया हुआ। मैंने इतनी सारी बलियां दी हैं, महान भगवान प्लीज मुझे बचा लीजिए। एल्फ अपना भाला आगे करता है। रॉय की पापी जिंदगी यहीं खत्म होती है, तुम्हारा भगवान जा चुका है कहीं और। शूक हालात देखता है और जानता है कि सब खत्म हो चुका है। हमारे पास तादाद थी, हमारे पास जहरीले तीर थे, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि लिजर्ड फोक पर जहर का असर नहीं होता। वो स्ट्रैटेजी शुरू से ही बेकार थी। जैसे ही शुक बाख निकलने का रास्ता ढूंढता है, अल्फ उसके पीछे अंधेरे से बाहर आता है। तो तुम यहाँ छिपे थे? शुक अल्फ को देखते ही अपने घुटनों पर गिर जाता है। अल्फ जमीन पर गिरे हुए शख्स को देखता है। एक योद्धा की तरह खड़े हो, अपना हथियार निकालो, अपनी जो भी इज्जत बची है उसे बचा कर रखो। लेकिन शुक अपना माथा जमीन पर पटकता है और लाचारी से झुकता है। हमारा एक रिश्ता है, तुम्हारा और मेरा, प्लीज मेरी जान बख्श दो। मेरे पिता ने मुझे इन सब में धकेला था। जब इससे काम नहीं बनता तो वो दूसरा रास्ता अपनाता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि बोस कैसे बनाते हैं। मैं तुम्हें मटीरियल दूंगा। एल्फ की आंखें तेज हो जाती हैं। मटीरियल क्या है? शोक जल्दी से जवाब देता है, सेन्यू। एल्फ की आंखें सिकुड़ जाती हैं। किस जानवर का सेन्यू? शोक अचानक हकलाने लगता है। एल्फ को पहले से ही जवाब पता है। जब शोक पहले लिजर्ड फोक ट्राइब से मिलने आया था तो उसने बो मटीरियल के बारे में बताया था। कहा था कि सिर्फ फ्रॉग फोक जानते हैं कि वो क्या है, लेकिन लिजर्ड फोक उसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। लिजर्ड फोक ने हर वो मटीरियल ट्राई किया था जो उन्हें मिल सकता था और किसी ने काम नहीं किया। अब एल्फ पूरी तरह समझ जाता है कि शुक ने ऐसा क्यों कहा था। फ्रॉग फोक ने उस सैनियों को निकालने के लिए सैकड़ों लिजर्ड फोक को मारा था। अल्फ टेंट का पर्दा पीछे खींचता है और बाहर की तरफ इशारा करता है, तुम जाने के लिए आज़ाद हो। हमारे बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं है। मैं सौदे की इज्जत करता हूं, चले जाओ। शुक एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता, वो भागता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो जिंदा बच निकल रहा है। लॉक हैरानी से देखता है, तुम सच में उसे जाने दे रहे हो? अल्फ हाँ में सिर हिलाता है। उसके और मेरे बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरे लोगों को एक अलग हिसाब चुकाना है। अगले ही सेकंड एक तीर शॉक के पैर के आर पार हो जाता है। दर्द तुरंत और पूरी तरह से होता है। वो जोर से जमीन पर गिरता है। जैसे ही वो दोबारा भागने की कोशिश करता है, हुआन लिजर्ड फोक उसके करीब आ जाते हैं। लिजर्ड फोक आखिरी वार करते हैं। फ्रॉग फोक और लिजर्ड फोक के बीच की जंग खत्म हो चुकी है। कई दिनों बाद, दिनों की कड़ी प्रैक्टिस के बाद, अल्फ की तलवारबाजी काफी बेहतर हो गई है।
बोस को भी बेहतर किया गया है, लेकिन एक परेशानी अभी भी है। नई बो स्ट्रिंग ठीक काम कर रही है, लेकिन अगर इसे पूरी तरह खींचा जाए तो बो टूट जाता है। काश बो लिम्स को मजबूत करने के लिए कोई ताकतवर मटेरियल होता। लात समझाता है, इस जंगल में इससे मजबूत कुछ नहीं है। फ्रॉग फोक इसी मटेरियल का यूज करते हैं, लेकिन हमारे बोस लिजर्ड फोक की ताकत को झेल नहीं सकते। अल्फ सहमति जताता है, हम अब खुद को इस जंगल तक सीमित नहीं रख सकते। सर्दियां आ रही हैं। बाइसन को जिंदा रखने के लिए हम में से कुछ को गर्म जगह जाना होगा। लो हाँ में सिर हिलाता है। झुंड को इस जगह से मिलने वाले खाने से कहीं ज्यादा खाने की जरूरत है, और सर्दी बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। अल्फ जिंदा बचे फ्रॉग फोक के बारे में पूछता है। लॉक कहता है कि उन्हें लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, और पीछा करते वक्त उसे कुछ अजीब चीज मिली। इससे पहले कि लो आगे कुछ कह पाता, पास ही आने वाली एक आवाज उन्हें रोकती है। कैरल विक पेड़ के पीछे झांकती है और एक छोटे लिजर्ड फोक बच्चे को उसके पीछे छिपा हुआ पाती है। तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो छोटे बच्चे? बच्चा कैरल को देखकर डर जाता है, फिर पूछता है, क्या आप यहाँ चीफ एल्फ को ढूंढने आई हैं? कैरल की नज़र जमीन पर किसी चीज पर पड़ती है। वो इसे उठाती है, एक छोटी हाथ से बनी लकड़ी की मूर्ति। एल्फ एक नज़र देखता है और तुरंत पहचान लेता है, उनके गार्डियन डीईटी की एक मूर्ति। वो इसे ध्यान से अपने हाथों में पलटता है और बच्चे से कहता है कि ये बहुत खूबसूरती से बनाई गई है। बच्चा खुशी से मुस्कुराता है। ये हमारे महान चीफ के लिए एक तोहफा है। लच आल्फ को देखकर मुस्कुराता है। गांव के सभी बच्चे ऐसी छोटी मूर्तियां बनाना पसंद करते हैं। वो इनका आपस में लेन देन करते हैं। कैरल हैरानी से पूछती है, क्या ऐसी और भी बहुत सारी मूर्तियां हैं? बच्चा हाँ में सिर हिलाता है। गार्डियन गॉड ने हम सबको बचाया। हर बच्चा उन्हें महान मानता है। आल्फ इससे बहुत इम्प्रेस होता है। वो लॉक की तरफ मुड़ता है। और बनवाओ, हम में से हर किसी के पास एक निशानी होनी चाहिए। हमारा महान रक्षक हमेशा हमारी निगरानी कर रहा है। एल्फ को लो की पहले वाली अधूरी बात याद आती है। पता चलता है कि आखिरी फ्रॉग फोक का पीछा करते वक्त लोच को एक रहस्यमयी गुफा मिली। एल्फ की आंखें तुरंत चमक उठती हैं। वो लो को रास्ता दिखाने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद वो एक अंधेरी गुफा के एंट्रेंस के सामने खड़े हैं। आखिरी फ्रॉग फोक यहाँ छिपे थे। हमने हर एक को पकड़ लिया। लोच को इस जगह के बारे में कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे इसके अंदर कोई राज छिपा हो। एल्फ गुफा की दीवारों पर बने अजीब निशानों को देखता है और वहीं रुक जाता है। वो इतनी सफाई देखकर हैरान रह जाता है। कोई पत्थर को इतनी सफाई से कैसे तराश सकता है? और ध्यान देता है कि पैटर्न्स कीड़ों की पीठ पर बने निशानों से काफी मिलते जुलते हैं। सिर्फ फैंग, जो चुपचाप पीछे से देख रहा है, जानता है कि ये सच में क्या है। एंशिएंट रूइंस। एंशिएंट रूइंस कई तरह के होते हैं। मलबे के अंदर किसी को खोई हुई नॉलेज मिल सकती है या कोई चमत्कारिक चीज मिल सकती है। अंदर मिलने वाली कुछ चीजें बहुत जरूरी काम आती हैं। कुछ रूइन सीधे मैजिकल पावर फैलाते हैं। स्पेशल रिसोर्सेज या रहस्यमयी आशीर्वाद वाले रूइंस आमतौर पर एक फिक्स्ड जगह पर होते हैं। लिजर्ड फोक ट्राइब अभी भी सिविलाइजेशन की बहुत शुरुआती स्टेज पर है। बंजारों के रूप में उन्हें एक फिक्स्ड रूइन से कम फायदा मिलता है। कम चांसेस होने के बावजूद फैंग चुपचाप उम्मीद कर रहा है, सच में उम्मीद कर रहा है। ये कोई मैजिक रूइन नहीं है। एल्फ पत्थर के दरवाजे को खोलता है। अंदर से एक तेज रोशनी बाहर आती है। मुझे मेरी नींद से किसने जगाया है? अजीब मुसाफिर, मैजिक की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। एंशिएंट रूइन के अंदर एक छिपा हुआ कमरा है। इसके बीचों बीच एक पत्थर का आर्च ब्रिज खड़ा है जो कई मीटर लंबा है और सी के शेप में नीचे की तरफ झुका हुआ है। कैरल एल्फ की तरफ मुड़ती है। क्या हमें पहले नेमलेस बीटल गॉड से सलाह लेनी चाहिए? एल्फ ना में सर हिलाता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए किसी भगवान को परेशान किया जाए। मुझे पूरा यकीन है कि हम खुद इसे संभाल लेंगे। फिर गहराई से एक बहुत बड़ी और गूंजती हुई आवाज़ आती है। अंधेरे से अनगिनत आंखें उन्हें घूर रही हैं। जब वो आखिरकार शक्लों को समझ पाते हैं तो हर कोई जम जाता है। विशाल चूहे। एल्फ आंखें झपकता है। क्या चूहे सच में इतने बड़े होते हैं? कोई जवाब देता है, वो न्यूट्रिया जैसे लगते हैं। हमने एक बार रास्ते में कुछ खाए थे, लेकिन एक नॉर्मल न्यूट्रिया सिर्फ 60 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो नीचे हैं वो करीब 1 मीटर के हैं, जिसका मतलब उनका वजन कई किलो होगा। और कुछ और भी बहुत गलत लगता है। न्यूट्रिया कभी इस तरह झुंड में सफर नहीं करते और वो पक्का इंसानों पर अपने दांत नहीं दिखाते। अल्फ तुरंत उनका नाम रखता है। रैट बीस्ट ज्यादा सही लगता है। नॉर्मल जानवर बिना वजह हमलावर नहीं होते, वो भागते हैं, लेकिन ये रैट बीस्ट जानबूझकर हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसे शक है कि वो इस जगह के गार्डियंस हैं।
वो सबको अपने हथियार तैयार करने का इशारा करता है। जैसा सोचा था, रैट बीस्ट हमला करते हैं, लेकिन लिजर्ड फोक योद्धाओं के भालों के सामने रैट बीस्ट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। जिंदा बचे हुए इधर उधर भाग जाते हैं। अल्फ एक गिरे हुए विशाल शरीर को घूरता है और कहता है, इन चीजों को खाया जा सकता है, शायद हम इन्हें बाइसन की तरह पाल सकें, और अगर ये काम करता है तो मुझे लगता है कि फिश फार्मिंग ट्राई करना भी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन क्या जब हम मछलियों को पकड़ते हैं तो वो गायब नहीं हो जाती हैं? हर दलदल और तालाब में जिसे वो जानता था, मछलियां पकड़े जाने के बाद कम हो जाती थी, जब तक कि कोई ना बचे। लॉक नामे सर हिलाता है। जब हम फ्रॉग फोक के साथ रहते थे तो बड़े तालाबों में ऐसा नहीं होता था। मछलियां अंडे देती हैं और उनकी तादाद बढ़ती है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान फ्रॉग फोक हमें मछली पकड़ने से मना करते थे। तभी एक योद्धा जोर से चिल्लाता है। एल्फ घूमता है और पूछता है, क्या हुआ? योद्धा दर्द में अपना हाथ पकड़े हुए है। उसकी एक उंगली से जलने की महक आ रही है। एल्फ ध्यान से उस हाथ को चेक करता है। कटने के कोई निशान नहीं। योद्धा कहता है, मैंने बस उसे छुआ था और ये आग जैसा महसूस हुआ। मरे हुए रात बीस्ट का शरीर एक अजीब सी आवाज़ के साथ हल्का सा चटकता है। एल्फ आगे बढ़ता है और हल्के से उस पर एक उंगली रखता है। एक जोर का झटका तुरंत उसके पूरे शरीर से गुजरता है, जो उसे सर से पांव तक सुन्न कर देता है। कैरल पूछती है, टेंस, क्या तुम ठीक हो? एल्फ अपना सुन्न हाथ पकड़ता है और उसे हाथ हिलाकर ठीक होने का इशारा करता है। सिर्फ फैंग, जो पीछे से देख रहा है, समझता है कि इसका मतलब क्या है, और ये बिल्कुल वही है जिसका उसे डर था, एक मैजिक रूइन। साइलेंट वर्ल्ड में ताकत का एकलौता जरिया सिर्फ डिविनिटी नहीं है। पिछली बार जब फैंग जीता था तो उसने लगभग न्यूक्लियर फोर्स का इस्तेमाल किया था, जो साइंस की देन थी, डिविनिटी की नहीं। मेडिवल दौर से पहले डिविनिटी और साइंस साथ साथ बढ़े थे। मॉडर्न दौर में वो अलग अलग दिशाओं में चले गए। लोग अपने भगवानों के जितने ज्यादा भक्त बनते गए, उन्होंने उतना ही साइंस की नींव को बिगाड़ दिया, और जिन्होंने साइंस और नॉलेज हासिल कर ली, उन्होंने भगवानों पर विश्वास करना पूरी तरह से बंद कर दिया। साइलेंट वर्ल्ड में डिविनिटी और साइंस से आगे एक तीसरी ताकत है, मैजिक। मैजिक और डिविनिटी भी एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन साइंस से अलग ये टकराव शुरुआत से ही रहा है, क्योंकि मैजिक अपने अलग ताकत के सिस्टम पर काम करता है। पुराने वक्त में कोई भी इंसान या जानवर जिसके पास ताकतवर मैजिक था, उसे रोकना नामुमकिन था। जो लोग मैजिक को कंट्रोल करते थे, उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता था, और जाहिर सी बात है, उन्हें किसी और डेटी पर कोई विश्वास नहीं था। जैसे जैसे मॉडर्न साइंस आगे बढ़ी, मैजिकल पावर धीमी और कमज़ोर पड़ गई। लेकिन सभी मैजिक डिविनिटी के खिलाफ नहीं खड़े होते। खुद फैंग ने मैजिक का इस्तेमाल करके कई लड़ाइयाँ जीती हैं। तो जीतने का तरीका सिर्फ डिविनिटी नहीं है, बल्कि